दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। 11 अगस्त को नई दिल्ली के होटल शंग्रीला में एक बातचीत का आयोजन किया गया था। अंग्रेजी में इसको डिजाइन डिबेट कह सकते हैं, और इसका विषय था एस्थेटिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स। एस्थेटिक्स वर्सेस इकोनॉमिक्स। इसके क्यूरेटर थे युवा आर्किटेक्ट विवेक गुप्ता। मैं इनको युवा आर्किटेक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि इनका इस प्रकार का रख रखाव है, आप कह सकते हैं मेंटेनेंस इस प्रकार की है कि ये हमेशा युवा दिखते हैं। मुझे नहीं पता कितनी उम्र है इनकी। दिल्ली के में प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं और बहुत अच्छा मंच संचालन करते हैं। बहरहाल जो मंच पे बातचीत हुई एस्थेटिक्स और इकोनॉमिक्स को लेके, उसके वीडियो संभवतः आपके पास आ जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से। चाय कॉफ़ी के दौरान मेरी कुछ आर्किटेक्ट से बातचीत हुई तो 2-3 टॉपिक्स थे मुख्यतः। पैनल पे भी थे अमित मुराव जी। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, अशोक जी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स को रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिया जाता काउंसिल द्वारा, और आर्किटेक्ट्स का अगर विज्ञापन होता है तो उसमें दिक्कत क्या है। फिर एक लंबी चर्चा हमारी, या कह दीजिए बहस छिड़ी एक अन्य आर्किटेक्ट से जो प्रैक्टिस से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना था कि अगर कोई प्रोफेसर लेवल का आर्किटेक्ट है, भले ही उसकी डिग्री मास्टर्स की डिग्री आर्किटेक्चर की ना हो, भले ही उसकी पीएचडी काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रिकॉग्नाइज ना करती हो, लेकिन वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट का थीसिस गाइड हो सकता है। मैंने कहा पीएचडी के लिए? कहते हैं हाँ जी, पीएचडी के लिए भी, क्योंकि उसके पास प्रोफेसर का दर्जा है। पहले वाली दोनों बातों को पहले रखते हैं। मैंने उस युवा आर्किटेक्ट को बताया जिन्होंने सवाल पूछा था कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स को क्यों नहीं रजिस्टर करती, तो मैंने उनको जवाब दिया कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर फर्म को ही रजिस्टर नहीं करते, चाहे वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन प्रदान करती है व्यक्ति को, उसके नियम कायदों के अनुसार, जिसके पास जो शैक्षिक योग्यता है। अगर वो शैक्षिक योग्यता उसकी मान्यता प्राप्त है तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर उसको रजिस्टर करती है एज आर्किटेक्ट, या कह सकते हैं आर्किटेक्ट का टाइटल इस्तेमाल करने के लिए। तो इस बात से काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का कुछ लेना देना नहीं है कि उस व्यक्ति ने प्रैक्टिस करने के लिए प्राइवेट लिमिटेड फर्म खोली, पार्टनरशिप फर्म खोली, या प्रोप्राइटरशिप फर्म वो चला रहा है। अगली बात आती है विज्ञापन करने पर रोक क्यों है। मैंने कहा ये रोक आपकी भलाई के लिए है। जिनकी छोटी प्रैक्टिस है, युवा प्रैक्टिस है, उनकी भलाई के लिए है। मैंने कहा सीनियर आर्किटेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर को कह के, ठेकेदार को कह के अपने बारे में अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन ले सकता है। जो करोड़ों के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी कंट्रैक्टर पे वो दबाव डालेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स में, या टाइम्स ऑफ इंडिया में, या जागरण में, या अमर उजाला में, या नवभारत में उसके कहने से आधे पेज का विज्ञापन छप जाएगा, जिसमें या तो उस आर्किटेक्ट की तारीफ में कसीदे पड़े गए होंगे, या उस आर्किटेक्ट की बिल्डिंग्स को एडवर्टाइज किया गया होगा। मैंने कहा आप लोग, युवा लोग, इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे। किसी हिंदी या अंग्रेजी के अखबार में 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर का छोटा सा विज्ञापन भी 25,000 रुपये का बैठ जाएगा। तो किसी अखबार में चौथाई पेज का या हाफ पेज का विज्ञापन लेना तो आपकी सोच से ही बाहर है। एक और बड़ी अच्छी चर्चा हुई वहाँ पर, इस बात की बातचीत पैनल पे हो रही थी कि अगर क्लाइंट कहता है कि आप कटौती करें खर्चे में, तो क्या आप प्रोजेक्ट को छोड़ दोगे। मैंने भी उस पर अपनी एक टिप्पणी की थी। मैंने कहा था खर्चे में कटौती का क्या मतलब है। अगर क्लाइंट कहता है 300 रुपये फुट का पत्थर ना लगाओ और 50 का लगा दो, और आप उसमें भी एस्थेटिक्स नहीं ला सकते, तो आर्किटेक्ट के आर्किटेक्ट होने पर लानत है।
मैंने वास्तव में ही वहाँ लानत शब्द का इस्तेमाल किया था। एस्थेटिक्स का इकोनॉमिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं कम खर्चे में अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकता, सस्टेनेबल डिज़ाइन नहीं बना सकता, तो मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा तथाकथित प्रोफेसर आर्किटेक्चर स्टूडेंट का थीसिस गाइड बन सकता है पीएचडी के लिए, जिसके पास पीएचडी की डिग्री उसकी अवैध हो या अमान्य हो, या उसके पास आर्किटेक्चर में मास्टर्स की बजाय बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की या एमटेक की डिग्री हो। जो हमारे मित्र थे उनका कहना था कि क्योंकि उस व्यक्ति के पास नियुक्ति प्रोफेसर की है और प्रोफेसर एलिजिबल है पीएचडी स्टूडेंट्स का गाइड बनने के लिए, तो वो उनको गाइड कर सकता है। मेरा कहना है ये सही नहीं है। बिल्डिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में ना आर्किटेक्चर है, उसमें बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट का कोर्स नहीं है, उसके कोर्सेस अलग चलते हैं। जिन पीएचडी को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर यानी रेगुलेटरी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो हमें देश के कानून का पालन करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि विदेशों में, साहब ने कहा विदेशों में ये होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, इटली में ये होता है, ब्रिटेन में ये होता है। मैंने कहा छोड़ दीजिए, विदेशों में क्या होता है। विदेशों में तो आर्किटेक्चर की बीए की डिग्री भी होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होती, तो उसको छोड़ दीजिए। हमें अपने देश के कानून का पालन करना है, आर्किटेक्ट एक्ट का पालन करना है। हमें अपने देश के बनाए हुए कानूनों का पालन कराने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई है उसकी नियम कायदों का पालन करना है। मैंने कहा इस हिसाब से तो अगर किसी ने हिंदी लिटरेचर में कालिदास पर पीएचडी कर ली और अतिरिक्त विषय पढ़ाने के लिए आर्किटेक्चर कॉलेज में, जैसे एनईपी में कुछ इस तरह की बात है कि काफ़ी सारे विषय पढ़ाए जा सकते हैं क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से, तो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया आर्किटेक्चर कॉलेज में प्रोफेसर के लिए, चाहे विजिटिंग प्रोफेसर ही हो और हिंदी लिटरेचर का विद्वान हो, तो क्या उसे आर्किटेक्चर में पीएचडी के लिए छात्रों का गाइड बनाया जा सकता है? मेरा मानना है कि नहीं बनाया जा सकता। बाकी बहुत सारे सीनियर आर्किटेक्ट्स हैं, सबकी अपनी भिन्न राय है। फिर मैंने उन साहब को यही कहा, लेट अस एग्री टू डिसएग्री। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइएगा जरूर। नमस्कार।